एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मैंने शादी के 7 साल बाद कैसे कंसीव किया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप इस चेहरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इन वीडियो के ज़रिए आपसे आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी कैसे इजीली कंसीव किया और मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई है अभी 2 महीने पहले ही। तो ये जो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है मेरी बेबी तक की, प्रेगनेंसी की बात की, जो 2 महीने की जर्नी मेरी बहुत ब्यूटीफुल रही है। उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भर चुकी है। लेकिन इससे पहले जो मेरा इनफर्टिलिटी का पीरियड था वो बहुत ही मुश्किल और सबसे हार्ड फेज कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी का वो था। मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी शादी जो हुई थी 2015 में हुई थी। 7 इयर्स के बाद मैंने कंसीव किया। तो इस तरह से हुआ कि शादी के एक 2-3 महीने बाद ही मैंने 2015 में शादी के 2-3 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया। मगर हमारा जो शिफ्टिंग वगैरह हुए थे, शादी के 2 महीने बाद ही हमारी शिफ्टिंग हुई हस्बैंड की जॉब की वजह से। और शिफ्टिंग में ही मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रेगनेंसी है या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की कोई भी नॉलेज नहीं थी। और इसी चक्कर में हमने शिफ्टिंग में कुछ हेवी सामान लिफ्ट वगैरह करने की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, इसलिए हम हॉस्पिटल गए थे। मिसकैरेज पता चलने के बाद फिर हमने सोचा कि सोनोग्राफी करा ली, सारी रिपोर्ट्स ओके थी। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा, डॉक्टर ने कहा 6 मंथ का टाइम दो नेक्स्ट कंसीव करने के लिए, इतने इमीडिएटली फिर बाद में मत कंसीव करना। तो हमने भी सोचा कि मेरा एजुकेशन थोड़ा चल रहा था, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही थी और हस्बैंड का भी कुछ पैकेज वगैरह कम ही था। हमने सोचा कि चलो हम सेफ्टी वगैरह यूज़ करेंगे और 2-3 साल के बाद कंसीव कर लेंगे। तो मेरे जो पीरियड्स वगैरह थे वो सारे नॉर्मल्स थे। तो इसी तरह से 2 साल चले गए शादी के। 2 साल बाद हमने सोचा कि आप चलो कंसीव कर लेते हैं, बेबी प्लान कर लेते हैं। तो मैंने जब कंसीव करना चाहा तो मैं 2-3 महीने कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद भी मैंने कंसीव नहीं किया। तो हमने सोचा मेरे तो पीरियड्स रेगुलर हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं कंसीव करा, क्योंकि इतनी नॉलेज थी कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है तो आप इजीली कंसीव कर जाओगे, सिर्फ इतना पता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2-3 महीने ट्राई किया, हमने कंसीव नहीं हुआ। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, पास के ही। तो उन्होंने कहा, वो एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, हमें ये तक नहीं पता था कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास हमें इस प्रॉब्लम के लिए जाना होता है। 2-3 महीने हम उनके पास गए, उन्होंने हमारा सोनोग्राफी वगैरह कराया। फिर उन्होंने कहा कि आप कंसीव यहाँ पर तो नहीं कर पाओगे। उन्होंने हमें कहा आप एक स्पेशलिस्ट है, अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट हैं पुणे में, उनके पास जाइए। क्योंकि हम उस टाइम पुणे रहते थे, तो हमने उस गायनाकोलॉजिस्ट के पास उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने हमें फॉलिकुलर स्टडी करवाई, हमारे कुछ ब्लड रिपोर्ट्स, दोनों के बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स करवाए। ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ के कुछ ब्लड रिपोर्ट्स थी मेरी, वो मेरी उन्होंने करवाई और उनके सीमेन टेस्ट वगैरह करवाई। उसके बाद इतना सब होने के बाद 2-3 महीने हमारा फॉलिकुलर स्टडी चलता गया, फिर भी नहीं कंसीव कर पाए। उसके बाद हमने सोचा कि ये डॉक्टर अभी चेंज कर लेते हैं। तो अब हमने फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड डॉक्टर के पास हम गए। तो थर्ड डॉक्टर के पास हमने जाने के बाद उन्होंने भी हमें सेम प्रोसीजर करवाया, फॉलिकुलर स्टडी। तो ऑलमोस्ट उनके पास भी हमने 3 मंथ फॉलिकुलर स्टडी करवाया। फिर हमने सोच लिया कि अब तो कंसीव करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। उसके बाद मैं मायके चली गई और उतने में ही जो फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था वो लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन के बाद वहाँ पर भी मैं स्ट्रेस में थी कि मुझे अभी तक क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा है। देखते ही देखते 1 साल चले गया और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। ऑलमोस्ट 1 ईयर तो चला ही गया था। फिर मैं मेरे मायके में जो लोकल गायनेकोलॉजिस्ट थे उनके पास गई। उनके पास मैंने चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको पिछले स्टेप रिपीट करने के, यानी कि फॉलिकुलर स्टडी आपको फिर से करवाना है या फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें।
तो हमने डायरेक्टली कह दिया, मैं और मेरे हस्बैंड ने, कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्योंकि हम फॉलिकुलर स्टडी बहुत टाइम से करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स हम फॉलिकुलर स्टडी करवा रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि HSG टेस्ट करवा लीजिए। तो HSG जो टेस्ट था वो टेस्ट हमने करवाया। उसके रिजल्ट में पता चला कि मेरी जो फैलोपियन ट्यूब थी वो ब्लॉक थी। एक ट्यूब ब्लॉक थी और एक थोड़ी ओपन थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड थी। उसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पाती। जो सबसे बड़ा रीज़न था मेरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो ये जो रिजल्ट मिला मुझे ट्यूब ब्लॉकेज का, तो डॉक्टर ने कहा एक तो IVF करवाना पड़ेगा और या फिर लैप्रोस्कोपी, ये 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं। और ये सुनने के बाद मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। मैं खुद को इतना रिग्रेट करवाती कि हमने जल्दी क्यों नहीं प्लान कर लिया, फिर तभी के तभी हम देख लेते थे, क्योंकि अभी शादी को ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका था। हर जगह से बस ताने ही ताने आ रहे थे कि आपकी शादी को इतना टाइम हो गया, अभी तक आप खाली हो, आप अभी तक माँ नहीं बने हो। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिल में बहुत ही ज़्यादा छेद कर जाते थे। तो उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, सॉरी। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। फिर हस्बैंड कहने लगे मैं तो लैप्रोस्कोपी भी नहीं करवाऊँगा और ना ही IVF। उन्होंने मुझे बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम तो नहीं करवा रहे IVF वगैरह। तो मेरा तो ऐसा था कि मुझे अभी कंसीव करना है, मुझे अभी बच्चा चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन मुझ में बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली मुझे तो बच्चा चाहिए, मैंने ठान लिया था। इसलिए मैंने कुछ रिसर्च की ऑनलाइन सारी जगह पे कि ट्यूब ब्लॉकेज का हम क्या इलाज कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी होता है लेकिन उसमें बहुत कम चांसेस होते कि आपकी ट्यूब्स ओपन हो जाए। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे तो IVF तो सपोर्ट नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। और मेरे हस्बैंड तो पहले से उन्होंने ना कह दिया था। रह गया फिर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मैंने सुना था, और फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपने हस्बैंड को मना लिया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो मैंने ली, एक 4 to 5 मंथ मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली, और उसके बाद मैं वेट कर रही थी, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के बाद मेरा जो HSG का रिपोर्ट था वो नॉर्मल आ गया था, यानी कि ट्यूब्स मेरे ओपन हो चुके थे। फिर तो मुझे लगा कि अब तो मैं 100% कंसीव कर जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो जो एक ही प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो गई। लेकिन ऐसा हुआ कि ट्यूब ब्लॉक जो था वो ओपन होने के बाद भी मैंने नेक्स्ट 3 मंथ तक कंसीव नहीं किया। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी मैंने 3 मंथ्स में कंसीव नहीं किया। फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई। इतना पैसा खर्च कर दिया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के चक्कर में। मेरी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर अभी क्यों नहीं कंसीव हो रहा है। ये सारी बातें सोच सोच के मैं पागल हो गई थी, और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इस तरह से मेरी जो जर्नी रही है, मैंने बहुत दर्द में अपने दिन गुजारे हैं। मैं हर 15 दिन में रोती थी। जब भी मेरे पीरियड्स आते थे तब मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मुझे हर महीने में ये उम्मीद लगी रहती थी कि अब तो मैं कंसीव कर ही जाऊंगी, अब तो मैं कंसीव कर ही जाऊंगी, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट के बाद मेरी ट्यूब्स ओपन हो चुकी थी, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई थी। हाँ, फिर मेरे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो एग है वो रप्चर नहीं प्रॉपरली हो पा रहा टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी PCOD के। मुझे एक माइल्ड PCOD था, थोड़े थोड़े सिस्ट थे मेरे, तो उन्होंने माइल्ड PCOD के लिए मुझे मेडिसिन दी। फिर उन्होंने मुझे यूरिन का टेस्ट करवाने को कहा था। यूरिन इन्फेक्शन मुझे निकला, तो उसकी और PCOD की और यूरिन इन्फेक्शन की, इन दोनों की मेडिसिन मैडम ने मुझे दी। तो मैं थोड़ा बहुत योगा भी करती थी, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार, ये सारे जो थे मैं करती थी। जितना भी हो सके 5-10 मिनट ये मैंने करती थी। और उसके बाद में कुछ जो भी यूट्यूब पे टिप्स थी वो मैं फॉलो करती थी, जैसे कि दालचीनी टिप्स, कुछ तो ऐसा बहुत सारे रेमेडीज है। अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने बहुत सारे टिप्स फॉलो किए। तो ये सारे फॉलो करने के बाद मैं वेट कर रही थी कि अब मुझे कंसीव हो जाए। मैं पॉजिटिव सोचने का ट्राई कर रही थी, लेकिन इतना हार्ड होता है उस टाइम पर,
पॉजिटिव सोचना, ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस टाइप की फीलिंग उस टाइम में मुझे आती थी। तो फाइनली ऐसा हुआ कि मैं बहुत टेंशन में रहती थी, 8 दिन में रोने लग जाती थी, जैसे कि मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया हो। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। मेरी मेडिसिन कंसीव के लिए तो चल ही रही थी, आयुर्वेदिक कंसेप्शन के लिए। मायके जाने के बाद मैं वहाँ पर 15 to 20 डेज थी। तो मेरे मम्मी के घर जाने के बाद मैं स्ट्रेस फ्री रहने का बहुत ट्राई कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद मैंने स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कार ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन किए। फिर मैं बाहर जाती थी, शॉपिंग के लिए जाती थी मम्मी के साथ, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स को मिल लेती थी। ये सब करके मैंने अपना एक जो माइंड सेट था वो पॉजिटिव रखा वहाँ पर जाकर। तो मेरी मॉम ने कहा कि चलो एक लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास चले जाते हैं। तो लेडीज़ डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कितना साल हो गया, मेरे रिपोर्ट्स देखे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये मेडिसिन देती हूँ, तुम्हें मेडिसिन ले लो और ये मेडिसिन कंटिन्यू करो 1-2 महीने के लिए एटलीस्ट। अगर इससे भी नहीं कंसीव होता है तो फिर तुम आ जाना, मैं तुमको दूसरी मेडिसिन दूंगी। तो वो मेडिसिन लेकर मैं वापस अपने घर आ गई और वापस आते ही मैंने वो मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया। और उस मेडिसिन के बाद मैंने विद इन अ मंथ, यानी कि उसी मंथ मैंने कंसीव कर लिया। यानी कि ऑलमोस्ट मेरे ट्यूब्स ओपन होकर 6 महीने बीत चुके थे और लास्ट जो 6 महीने थे उसमें मैंने कंसीव नहीं किया, लेकिन वो मेडिसिन लेते ही मैंने विद इन अ मंथ कंसीव कर लिया। और इस तरह से मेरा जो सारा दर्द है वो ख़त्म हुआ। जैसे ही मैंने मेरे पीरियड्स लेट हुए, मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने स्ट्रिप ली थी, तो उस पर मैंने ड्रॉप्स डाल दिए यूरिन के। फिर मैंने उनको जाके, उसका जो रिजल्ट था मेरी देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा वॉशरूम में है स्ट्रिप, आप ही जाके रिजल्ट देखो। तो उन्हें वो गए, तो उन्होंने देखा कि मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। तो फिर मैंने जाके बाथरूम में फिर से चेक किया, तो देखा कि हाँ सच में पॉजिटिव आई। मैं खुशी से झूम पड़ी और सबसे पहले मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतना ज़ोर से मैं रोने लगी जैसे सारा मेरा जो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जैसे मेरे आंसू के साथ बह गया हो। तो इस तरह से मेरी कंसीव स्टोरी रही है, जैसे कि ट्यूब ब्लॉकेज, फिर लैप्रोस्कोपी का जो प्रोसीजर, फिर यूरिन इन्फेक्शन, पीसीओडी, इससे फॉलिकुलर स्टडी। इनके फॉलिकुलर स्टडी तो मेरी 6-7 to 8 मंथ ऑलमोस्ट चली थी बहुत सारे डॉक्टर के पास, 4 डॉक्टर चेंज करने के बाद। तो इतना बड़ा प्रोसीजर के बाद मैंने कंसीव किया। बैक टू बैक वीडियोस बनाती रहूं, मुझे मोटिवेट कीजिए। बहुत ही हार्ड फेज होता है लाइफ का, जो इस दर्द से जाएगा वही समझ पाएगा, ऐसा तो मुझे लगता है। मैं आपको बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स दूंगी कि आप कैसे कंसीव करोगे। ना ही सिर्फ मनी के लिए ये वीडियोस मुझे नहीं बनाने चाहती हूँ कि जो दर्द मैंने सहा है और कोई ना सहे। शादी के बाद जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी प्लान कर लो, क्योंकि आपकी एक गलती और आपकी ज़िंदगी ख़त्म, बर्बाद हो जाएगी। ये जो फीलिंग है सिर्फ मुझे ही नहीं आती, मैंने जो देखा है आसपास जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको सेम लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सच में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है और लोग इस प्रॉब्लम को कोई सिंपैथी तो देता ही नहीं है। जैसे कि हमें बुखार आता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो लोग हमें सिंपैथी देने आ जाते हैं कि चलो ये टाइम चला जाएगा, ये टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो, ऐसी सिंपैथी हमें देने आते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी जो होती है इसकी कोई सिंपैथी नहीं देता। आपको डायरेक्टली कहेंगे अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, इतने साल हो गए, तुम कभी माँ बन भी पाओगी या नहीं। सबने बच्चे प्लान करे, लोगों के 3-3 बच्चे हो गए और तुम्हारे अभी तक एक भी नहीं। तो कुछ इस तरीके से वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। ये थी मेरी कंसीव स्टोरी। इसके बाद में मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी रही वो भी बहुत डिफिकल्ट रही है। शायद ही आपने ऐसी प्रेगनेंसी जर्नी किसी की सुनी होगी, लेकिन फाइनली उन सब के बाद मेरे हाथ में एक सुंदर सी बेटी है जिसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।